रिकॉर्डिंग ऑन है आपकी अब। तो पहला हमारा टॉपिक क्या था, याद है सबको? क्या टॉपिक था? Origin of science. Origin of soils. ओरिजिन ऑफ सॉइल्स। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि सॉइल किसे कहते हैं हम लोग। अगर आप किसी नॉर्मल इंसान से कहोगे तो सॉइल क्या बोलेगा, वो क्या आंसर बोलेगा? मिट्टी, है ना। सिंपल सी भाषा में बोलेगा सॉइल क्या है, मिट्टी, ठीक। या किसी को एग्रीकल्चर वाले को पूछोगे, वो बोलेगा सॉइल वैसा, सॉइल वो चीज़ है जिसमें हम क्या उगा सकते हैं, वेजिटेशन या क्रॉप्स उगा सकते हैं। अगर सिविल इंजीनियर से पूछोगे तो सिविल इंजीनियर क्या कहेगा? सिविल इंजीनियर बोलेगा आपसे कि सॉइल वो चीज़ है जिसके ऊपर हम अपना लोड डिस्पर्स करते हैं। मतलब कि आप जो भी स्ट्रक्चर का लोड लेकर आते हो, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आपका सब ग्राउंड, मतलब सब स्ट्रक्चर, नीचे ग्राउंड के नीचे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या कहते हैं, सब स्ट्रक्चर। जो ग्राउंड के ऊपर बनता है उसे क्या कहते हैं, सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो भी स्ट्रक्चर का लोड होता है उसके नीचे आप क्या बनाते हो, कॉलम के नीचे इस तरह से फुटिंग्स बनाते हो, ठीक। तो ये फुटिंग से क्या करते हो, लोड को डिस्पर्स करते हो। तो सॉइल हमारे लिए वो चीज़ है जो हमारी क्या करेगा, हमारे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा। सिंपल सी भाषा में सॉइल हमारे लिए वो चीज़ है। तो बेसिकली क्या है कि जो सॉइल की कैटेगरी हमारे पास 4 होती है सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। तो 4 तरह से ब्रॉडली क्लासीफाई किया जाता है सॉइल मैकेनिक्स में, ठीक है। तो ये 4 तरह की सॉइल्स हैं आपके सामने। फर्स्ट इसमें आता है ग्रेवल, सेकंड इसमें आता है सैंड, थर्ड इसमें आता है सिल्ट, एंड फोर्थ इसमें आता है क्ले, ठीक है। तो ये जो डिवीजन आपको दिख रहा है ना, ये डिवीजन किसके, मेजरली किसके विद रिस्पेक्ट में है, ये मेजरली उनके साइजेस के विद रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो है तो सभी पार्टिकल्स। ग्रेवल आपको क्या पता है ना, बजरी जिसे कहते हैं हम लोग, बजरी। तो ग्रेवल का साइज अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो वो होता है 80 mm से लेके कितना, 4.75 mm तक। इस पार्टिकल साइज का जो रेंज है, ठीक है, वो ग्रेवल का है। अगर सैंड की बात करें, सैंड का रेंज होता है 7.5 mm से लेकर कहाँ तक, 75 माइक्रोन तक। सिल्ट कहाँ तक होता है, 75 माइक्रोन से लेकर 2 माइक्रोन तक। और क्ले होता है 2 माइक्रोन से कम। लेस देन 2 माइक्रोन। यहाँ पे माइक्रोन का मतलब ये होता है 10⁻³ mm, ठीक है। तो अगर क्ले का साइज होगा तो क्ले का साइज कितना है, लेस देन 0.002 mm। देखो कितना छोटा साइज आ गया आपका क्ले का। मतलब आप क्ले का जो पार्टिकल होगा, क्या उसको नेक्ड आई से देख पाओगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इनफैक्ट सिल्ट को भी आप नेक्ड आई से नहीं देख पाओगे, ठीक, क्योंकि इसका भी साइज क्या है, 0.075 mm। आप दो चीज़ों को अपनी आंखों से देख सकते हो विदाउट यूजिंग माइक्रोस्कोप। वो दोनों चीज़ें क्या है, ग्रेवल और सैंड। पत्थर तो आपको दिखता है, सैंड का अगर आपने दाने को देखा होगा तो सैंड का दाना दाना, ग्रेन ग्रेन, मैं जब दाना बोलूं दैट मीन ग्रेन है, यस, ठीक है। तो ग्रेन तो आपको आंखों से दिखता है, सैंड का दिखता है कि नहीं दिखता है? तो ऐसी जो सॉइल है जिसको हम अपनी आंखों से देख पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल। जिसका दाना दाना क्या है, हमें दिख सकता है, कोर्स ग्रेन सॉइल। और जो इतनी ज्यादा फाइन है कि हम उसको नहीं देख सकते, दैट इज योर फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है। बड़े आसान शब्दों में नहीं आपको बता दिया, दैट इज व्हाट इज अवर कोर्स ग्रेन सॉइल एंड फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन का मतलब जिसका दाना बहुत ज्यादा फाइन है, बहुत छोटा है, ठीक है। कोर्स ग्रेन मतलब जिसका दाना क्या है, थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा है। इज इट क्लियर? ठीक। सॉइल मैकेनिक्स के अंदर हमारे लिए क्या चीज सॉइल नहीं है, बेसिकली एनी पार्टिकल साइज विच इज ग्रेटर देन 80 mm, दिस इज द मेन क्राइटेरिया। any particle size which is greater than 80 mm is not a soil। मतलब हमारे लिए सॉइल क्या हो गया, एनीथिंग विच इज लेस देन 80 mm इज अ सॉइल। 80 mm से छोटा हो तो हमें सॉइल उसे कहते हैं। इज इट क्लियर? तो 80 mm से शुरू आपका हो जाता है ग्रेवल, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आपका सैंड होता है। जहां ग्रेवल खत्म होता है वहां सैंड शुरू होता है, जहां सैंड खत्म होता है वहां सिल्ट शुरू होता है, जहां सिल्ट खत्म होता है वहां आपका क्ले शुरू होता है, ठीक है।
आप अपनी लाइन लिखेंगे कॉपी के अंदर, मैं लिखाता हूँ, ठीक है, लिखें साथ में, पार्टिकल्स ऑफ साइज स्मॉलर देन 80 mm, particles of size smaller than 80 mm are considered as soil particles। ये आपकी सबसे फर्स्ट लाइन आएगी, particles of size less than 80 mm are considered as soil particles। चट्टाने पता है आपको, what are rocks? यस सर। अब रॉक का क्या होता है, हमारे पास कुछ फिजिकल एजेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते थे हम लोग, मिटा दूं सारा? चलो मिटा दिया, अब तो बाद में पूछा मैंने आज। रॉक का देखो, कुछ फिजिकल वेदरिंग एजेंट्स होते हैं। वेदरिंग पता है आपको क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन होना या इरोजन होना। कुछ फिजिकल वेदरिंग एजेंट्स होते हैं, क्या क्या आता है उसमें? हवा, विंड, पानी मतलब Rain. वाटर, या ग्लेशियर। मेजरली ये तीन है आपके। ये क्या करेगा, जब रॉक्स ये चट्टानों से जब टकराएगी हवा, तो उसको क्या करेगी, डिसइंटीग्रेट करेगी या उसका इरोजन करेगी, ठीक है। तो ये फिजिकल हमारे पैरामीटर्स हैं। पानी जब टकराएगा तो रॉक की कटिंग करेगा, ग्लेशियर जब चलेगा वो भी रॉक की कटिंग करेगा बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक। तो वो क्या करेगा, इस रॉक को, जो बड़ी रॉक होगी उसको डिसइंटीग्रेट कर देगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है। अब हमारी जब रिवर्स ऊपर से आती हैं, जब माउंटेन से हमारी रिवर आती है, तो वो क्या करती है, उस टाइम स्लोप उसकी बड़ी स्टीप होती है, उसका स्लोप क्या होता है, बड़ा स्टीप होता है। फिर जब प्लेन्स आते हैं तो स्लोप उसकी क्या होती है, थोड़ी फ्लैट हो जाती है, ठीक है। तो फुट से आपके प्लेन शुरू हो जाते हैं, है ना, पहाड़ों के फुट से आपके प्लेन शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी स्लोप क्या रहती है, थोड़ी जेंटल हो जाती है। तो जब ये स्लोप जेंटल हो जाती है, तब ये क्या करती है, जो ऊपर से रॉक कट करके लाई होती है उसको डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ जेसीबी लगा के हम लोग यहाँ से क्या निकालते रहते हैं, सैंड निकालते रहते हैं, या क्रशर वाले पत्थर निकालते रहते हैं, ठीक है। उसको तोड़ते रहते हैं बजरी, फिर वो बजरी हमारे घरों में आती है, फिर हम इसे यूज करते हैं, ठीक, इस तरह से। तो क्या है कि आप ये समझे कि सबसे बड़ा पार्टिकल आपका कौन सा हो गया, ग्रेवल, और उससे छोटा कौन सा हो गया, सैंड। तो ये जो बने हैं किसके कारण बने हैं, ये फिजिकल वेदरिंग के कारण बने हैं। ये फिजिकल वेदरिंग बाय द एक्शन ऑफ फिजिकल एजेंट्स, ठीक है। तो हम इनको क्या कह देते हैं, फिर सॉइल का नाम क्या पढ़ना चाहिए, फिजिकली वेदर्ड सॉइल, फिजिकली वेदर्ड सॉइल। ये बात क्लियर होगी यहाँ पे, ठीक। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ग्रेवल और सैंड किसका रिजल्ट है, तो आप क्या बोलोगे, फिजिकल वेदरिंग का, ठीक है, फिजिकल वेदरिंग का, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारा जो रॉक है उसका नेचर एसिडिक हो। ऐसा हो सकता है हमारा रॉक का नेचर एसिडिक हो, या बेसिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इस पर जो पानी आए, जो उसको पानी कटिंग कर रहा है, वो उसकी ऑपोजिट नेचर का, जैसे एसिडिक आपका रॉक है तो पानी आपका बेसिक हो जाए, ठीक है। अगर पानी बेसिक हो गया तो क्या होगा, आपस में केमिकल रिएक्शन होगा, आपस में केमिकल रिएक्शन होगा। और आप लोगों को पता है कि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो जो दो चीजों से मिलकर होता है तो नई चीज जो होती है वो अलग ही बनती है कुछ, ठीक है। तो जो केमिकल रिएक्शन से जो सॉइल बनेगा उसे मैं क्या कहूंगा, केमिकल वेदर्ड सॉइल, या केमिकली वेदर्ड सॉइल, केमिकली वेदर्ड सॉइल। और ऐसा मैं बोल सकता हूं कि केमिकल वेदर्ड सॉइल का जो प्रॉपर्टी होगा वो इंटायरली डिफरेंट होगा फ्रॉम इट्स पेरेंट रॉक, यस। ठीक है, प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। और फिजिकली वेदर्ड में क्या होगा, प्रॉपर्टी सेम होगा, ठीक है। तो केमिकल वेदर सॉइल में आपकी दो सॉइल्स आती हैं, सिल्ट एंड क्ले। मेजरली आपकी क्ले आती है, मेजरली आपकी क्ले आती है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले क्ले इज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग, क्या कहोगे, केमिकल वेदरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम ओरिजिन ऑफ सॉइल पढ़ रहे हैं कि सॉइल बना कहाँ से, ठीक है। बड़े बड़े चट्टानों से, बड़े बड़े चट्टानों पे जब फिजिकल वेदरिंग का एक्शन हुआ तो सॉइल बना, या फिर केमिकल वेदरिंग हुई तो सॉइल बना। तो मैं बात करूं कि ये जो दोनों तरह की सॉइल्स होती हैं इन्हें हम इनऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं। इनऑर्गेनिक सॉइल मतलब इनमें कोई वो ऐसा तो नहीं मैंने कहा कि कोई वेजिटेटिव मैटर है वो डिकम्पोज हो गया। तो ऑर्गेनिक सॉइल तो वो होते हैं जो डिकम्पोजिशन से बने। किसके डिकम्पोजिशन से, डिकम्पोजिशन
ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या वेजिटेटिव मैटर। ठीक, तो हमारे पास मेजरली सॉइल को दो तरह से मैंने क्लासिफाई करना होता है। इनऑर्गेनिक सॉइल, इनऑर्गेनिक सॉइल दो तरह की होती है, फिजिकल वेदरिंग सॉइल और केमिकल वेदरिंग सॉइल। फिजिकल वेदरिंग सॉइल के दो एग्जांपल हैं, ग्रेवर और सैंड, और केमिकल वेदरिंग के दो एग्जांपल हैं, सिल्ट और क्ले। और ऑर्गेनिक सॉइल डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर, ऑल्दो केमिकल, ये जो हमारा ऑर्गेनिक सॉइल होता है जब ये डिकम्पोजिशन से बनेगा तो उसमें एक फीचर आ जाता है। आप कैसे पहचान सकते हो कि कोई सॉइल आपका ऑर्गेनिक सॉइल है? उसके अंदर एक पंजेंट स्मेल होगा, उसका ऑर्डर जो होगा वो गंदा होगा, बदबूदार। और ऐसे सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी भी बहुत लो रहता है, बेरिंग कैपेसिटी इज लो। तो हमारे लिए इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सॉइल क्या है, बढ़िया नहीं है। अदरवाइज ऑर्गेनिक सॉइल वेजिटेशन के लिए बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, देखो अभी जितना आपको समझ आता है ना लिखना, उतना लिख लो। मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको सॉइल के, वो बढ़िया से आप कर लेना। ठीक, स्ट्रक्चर एनालिसिस के अभी मैं नोट्स अपलोड नहीं किए हैं, वो भी अपलोड हो जाएंगे कल तक। कल तक नहीं तो परसों तक हो जाएंगे, वीडियो सारे उसके अपलोडेड हैं। ठीक है, हेलो। Yes. तो कहाँ तक सुना? आज नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो हमने कहाँ तक सुना कि हमने नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर देंगे, उसमें सब बातें ये लिखी रहेंगी। ठीक है, आप अभी शॉर्ट नोट्स बना लो साथ साथ में। ठीक है, दैट इज मोर गुड। ठीक है, क्योंकि अगर मैं लिखवाता रहा ना सॉइल में तो फिर सॉइल 2 महीने में खत्म होगा। समझ रहे हो कि जैसे डिक्टेट करता करता लिखाता रहूँ, अगर नोट्स दिखा के पढ़ाऊंगा फिर आपको मजा नहीं आएगा। थ्योरी बढ़ा सकते हो सर आप ऐसे। हाँ, ऐसे कर सकते हैं कि थ्योरी अगर, पर थ्योरी वाले चैप्टर भी कम ही है ना, ये जैसे पहला चैप्टर थोड़ा सा अभी है थ्योरी वाला ज्यादा। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर, फिर आगे तो थ्योरी वाला कम हो जाएगा, फिर फॉर्मूले आएंगे बहुत सारे सॉइल में। मेरे बात सुनना यार आप लोग ना, देखो जेई में ना ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो जो निकालने वाले क्वेश्चन जो मेरिट देंगे ना वो एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो फॉर्मूला आप लोग सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा है, तो फॉर्मूला कॉपी बना लो, अगर पहले नहीं बनाया तो आज से स्टार्ट कर दो, ये एक राय मानो। ठीक है, फॉर्मूला कॉपी बना लो और बढ़िया तरीके से आपके फॉर्मूले रिवाइज करते चलो, क्योंकि एंड में वो चाहे 5 क्वेश्चन देना आपको, पर वो 5 आप ही कर पाए होंगे। मतलब सभी क्वेश्चन सभी लोगों क्वेश्चन नहीं करते हैं। ठीक है, वहां से मेरिट डिसाइड हो जाता है। हो गया, मिटा दूं सारा। तो साथ में ना फ्लो चार्ट बनाते चलो, जैसे फ्लो चार्ट में हम पढ़ रहे हैं वैसा बनाते चलो, नोट्स आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो फ्लो चार्ट में आपने पढ़ा कि सॉइल क्या है, which is anything which is any particle which is having size less than 80 mm is considered soil। ठीक है, तो सॉइल मेजरली दो तरह की होती है, कौन कौन सी बताओ जरा? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में कितनी तरह की सॉइल्स होती हैं? 4 तरह की या 2 तरह की, पहले बता लें, है ना? पहले 2 तरह की कर लो। ग्रेवल और नहीं नहीं नहीं, फिजिकल वेदर सॉइल, फिजिकली वेदर सॉइल पूरा नहीं लिखूंगा, डब्ल्यूएस का मतलब वही है। सेकंड इज केमिकली वेदर्ड सॉइल। ठीक है, फिजिकल वेदर सॉइल में 2 तरह की आ गई, ग्रेवल। और साइज हमेशा याद रखना, साइज क्या रहेगा ग्रेवल का? 80 mm 80 mm से लेके mm to 4.7 5 mm। और सैंड का क्या रहेगा? 4.75 mm से 75 माइक्रोन। 75 micron। और केमिकली वेदर सॉइल में 2 तरह का सॉइल होता है, सिल्ट सिल्ट और और क्ले। सिल्ट का साइज कितना होता है? 75 से लेके 2 micron. और क्ले का Less than 2 micron. लेस देन 2 माइक्रोन। ठीक है, तो आगे जो हम मेजरली बातें करेंगे ना, तो मैं बताऊंगा कि सिल्ट और क्ले में क्या फर्क होता है, मैं बाद में बता दूंगा। मेजरली बातें हमारी सैंड और क्ले की होंगी, तो आप समझ लेना कि वो कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन के लिए सॉइल के लिए जनरल बातें हो रही हैं। इन दोनों सॉइल्स को क्या कहते हैं? कोर्स ग्रेन सॉइल। और इन दोनों को क्या कहते हैं जनरली? Fine grain।
फाइन। ठीक है, बस इतना ही पढ़ा अब तक। ठीक है, तो ऐसे पढ़ना होता है, ऐसे नोट्स बनाने होते हैं जिसमें खुद ही तुम देखकर रिकॉल कर पाओ। ठीक है ना, सब कुछ लिखा रहेगा तो फिर क्या फायदा है। ठीक, ये नोट हो गया। अच्छा, एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं वापस से फिजिकल वेदर सॉइल, और शॉर्ट पॉइंट्स में मैं लिखूंगा। ठीक है, उसको बस समझ लेंगे आप लोग, अपनी कॉपी में भी शॉर्ट लिखने की कोशिश करें और दिमाग पे थोड़ा जोर दें कि दिमाग को याद रहे आपके। तो फिजिकल वेदर सॉइल में सबसे पहली बात जो हमने की वो किसके कारण पैदा होता है। सॉइल किसके कारण पैदा होता है, फॉर्म्ड बाय, किसके कारण, फॉर्म्ड बाय इरोजन। disintegration of rocks. Integration of rocks. इरोजन कॉज्ड बाय, किसके कारण, विंड, वाटर, Glacier. Water, ग्लेशियर, और बाई एक और यहाँ पे टर्म बोलूंगा मैं, फ्रीजिंग Thawing. एंड थॉइंग। thawing. देखो फ्रीजिंग क्या होता है, जमना, और थॉइंग का मतलब होता है पिघलना। अगर कोई रॉक है ना इस तरह से और उसके अंदर इस ऐसे कोई क्रैक है, ठीक है, तो इस क्रैक में क्या होगा, पानी घुसेगा, वाटर जाएगा, और जब सब जीरो टेम्परेचर पे लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, आइस बन जाएगी। और जब भी आइस बनती है तो वॉल्यूम एक्सपैंड होता है। जब वॉल्यूम एक्सपैंड होगा तो ये क्रैक क्या होगा, इस तरह से खुल जाएगा थोड़ा सा, है ना, जमने के कारण। और वापिस से जब नॉर्मल टेम्परेचर होगा ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगी, थॉइंग हो जाएगी। थॉइंग का मतलब पानी पिघल के फिर से वापस बाहर आ जाएगा। ठीक है, मतलब अब अगली बार इसके अंदर ज्यादा पानी जा सकता है पिछली बार के कंपैरिजन में। तो जब ज्यादा पानी जाएगा फिर वापस से जब लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस का आपका टेम्परेचर कंडीशन बनेगा, वापस से ये जो आपका क्रैक है और एक्सपैंड हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि फ्रीजिंग पे अगेन क्या होगा, वॉल्यूम का एक्सपेंशन। तो इस तरह से क्रैक का विड्थ जो है, बहुत सारे क्रैक्स का विड्थ बढ़ता जाएगा और फाइनली आपका जो रॉक है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। इज दिस क्लियर। तो ये भी एक फिजिकल फिनोमिना के अंदर ही आना है आपका। ठीक है, तो फिर तो टेम्परेचर भी आ टेम्परेचर नहीं आएगा, नहीं टेम्परेचर नहीं आएगा। टेम्परेचर तो देखो ना, टेम्परेचर 0 से नीचे नहीं जाएगा तो फिर हो जाएगी फ्रीजिंग एंड थॉइंग प्रोसेस। तो और बहुत सारे चीज है, फिर तो टेम्परेचर, हमारा प्लांटेशन, टेम्परेचर इज नॉट ए रूट प्रोसेस, हो गया तो टेम्परेचर इज नॉट ए प्रोसेस। ठीक है, आपका प्रोसेस क्या है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जो भी आपका सॉइल बनेगा, आपने कभी सैंड को देखा है, सैंड का हर एक दाना अलग अलग दिखता है आप लोगों को। ऐसा तो नहीं होता कि सैंड का पार्टिकल चिपका होता है आपस में। No. जो भी सॉइल इसमें फॉर्म होगा वो सिंगल ग्रेन्ड सॉइल होगा, सिंगल ग्रेन्ड सॉइल। सिंगल ग्रेन का मतलब ये है कि पार्टिकल्स के बीच में कोई भी तरह का केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, नो केमिकल बॉन्डिंग। कोहेजनलेस बोल सकते हैं सर। बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। आगे जब मैं क्ले पढ़ाऊंगा तो कोहेजन बताऊंगा आपको क्या होता है। नो केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन दी पार्टिकल्स। देखो जब पार्टिकल्स के बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में किसी में, है ना, किसी सब्सटेंस के दो पार्टिकल के बीच में जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोहेजन कहते हैं। तो इस तरह की सॉइल को आप क्या बोल सकते हैं, कोहेजनलेस बोल सकते हैं। तो एग्जाम में जब भी आपको लिखे कोहेजनलेस सॉइल तो आप लोग समझ लेना वो सैंड की बात कर रहा है। कोहेसिव सॉइल बोले तो कोहेसिव सॉइल का मतलब क्या है कि वो क्ले है, क्योंकि क्ले के पार्टिकल्स में क्या होती है, आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। इज दिस क्लियर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट मैं इसमें लिखूंगा, पार्टिकल्स फॉर्म्ड आर कोर्स ग्रेन्ड। कोर्स का मतलब यहां पे है कि बड़ा बड़ा, ठीक है, जैसे कि सैंड या फिर ग्रेवल। ठीक, नेक्स्ट ये आ गया। और एक बात और नोटिस करें, आपने कभी सैंड को गिल्ला किया है, गिल्ला मतलब वेट। तो सैंड में जब पानी डाला तो सैंड में ऐसा हुआ कभी कि सैंड ने चिपचिपाहट शो करना शुरू कर दी? ऐसा कभी नहीं होता। अगर वेयर एज आप सैंड की जगह क्ले को ले लो ना, क्ले को, आपको दिखने में सूखी मिट्टी दिखेगी, पहले आप पहचान नहीं पाएंगे वो क्या है। जैसे ही क्ले में पानी को डालोगे H2O को,
तो क्ले क्या करेगा, आपकी प्लास्टिसिटी शो करना शुरू कर देगा। प्लास्टिसिटी वो होता है, प्लास्टिसिटी इज ए प्रॉपर्टी जिसके कारण आप किसी भी मटेरियल को किसी भी शेप में मोल्ड कर पाए। तो चिपचिपाहट शुरू कर देगा क्ले दिखाना। तो क्ले जब चिपचिपाहट दिखाता है, उसी चिपचिपाहट के कारण ही तो बर्तन बनते हैं, मिट्टी के घड़ा बनता है ना, जिसमें मिट्टी के घड़े में हम पानी पीते हैं, वो किससे बना होगा, वो क्ले से बना है। ठीक है, तो ऐसा घड़ा कभी आप इसका सैंड का बना पाएंगे? No. नहीं बना पाएंगे। अगर बना दिया तो फिर तो पैसा मिल सकता है बहुत सारा। तो कल से घड़ा बनाओ यार, क्या करना है जई बन के, ऐसा समझे क्या? ठीक है, तो वो जो घड़ा बना पा रहे हैं वो क्यों बना पा रहे हैं, क्योंकि इस क्ले के अंदर क्या है, प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, जो कि सैंड के अंदर नहीं है। तो क्या सैंड को नॉन प्लास्टिक कह दूं मैं? Yes, sir. सैंड को मैं नॉन प्लास्टिक कह सकता हूँ? क्वेश्चन बनते हैं, देखो मैं ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर, आप लोगों के तैयार हो रहे हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आगे जब क्ले में लिखेंगे तो फर्दर उसके बारे में बातें कर लेंगे। तो इतना आप लोग जान के कि क्ले में क्या होता है, कोहिजिवनेस होती है। क्ले एक कोहिजिव सॉइल है, कोहिजिव सॉइल है, इतना आप जान के हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखते हैं, आपने कभी भी देखा होगा तो जो छोटा पत्थर होता है ना, वो मानो कि 80 mm के साइज से छोटा होगा, तो उसका शेप को आप ऐसे इंडिकेट कर सकते हो, शेप इंडिकेटेड बाय टर्म्स लाइक, शेप इंडिकेटेड बाय टर्म्स लाइक, तो ऐसा शेप बोलते हो आप लोग, एंगुलर, फ्लैकी, फ्लैकी, Like राउंडेड, elongated. इलोंगेटेड, ये सब जो बातें बोलते हो, ये सब बातें आप कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए बोल पाएंगे। कभी ऐसा सुना है कि क्ले को एंगुलर बोल रहे हैं? क्ले का तो साइज ही नहीं दिखता हमें, तो उसको एंगुलर कहां से बोल लेंगे? ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पे थोड़ी मेहनत करने का स्कोप है, तो यहाँ आप खुद मेहनत कर सकते हो, थोड़ी सी फैक्चुअल चीजें के क्वेश्चन यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये आपका होमवर्क रहता है कि देखो कि यहाँ पे कैसा क्वेश्चन बनता है फैक्चुअल टाइप का, कि कभी किसको फ्लैकी कहेंगे, कब किसको इलोंगेटेड कहेंगे। तो ये जरा क्वेश्चन कल करके आना, मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, होमवर्क रहा आपका ये। Elongation index. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पहुंच गया आपको। तो ये थोड़ा सा जो फैक्चुअल चीजें हैं, ये थोड़ा सा कल पढ़ के आना, दिस इज योर होमवर्क कल के लिए, फिर हम कल डिस्कस करेंगे इसको। देखो बच्चे खराब हो जाते हैं जब एक ही जगह सब कुछ परोस दिया जाए उनको, थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना चाहिए। Sir. ठीक है, थोड़ा सा काम खुद भी करें। चलो नेक्स्ट पढ़ें आप, केमिकल वेदरिंग। जी sir. नेक्स्ट इज योर केमिकल। तो बताओ सर, केमिकल वेदरिंग कब होता है? हमने बात की कि केमिकल इंटरेक्शन के कारण, है ना, जो भी सॉइल केमिकल इंटरेक्शन की वजह से बनेगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, केमिकली वेदर्ड सॉइल। केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन किसमें होंगे, एसिड एंड बेसिस के बीच में। ठीक है, किसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, दोनों चीजों में चाहिए, जो एजेंट होगा उसमें भी चाहिए, विंड, वाटर, और क्या, ग्लेशियर, और किसमें चाहिए, रॉक के अंदर भी चाहिए, ऑपोजिट नेचर का, तभी तो क्या होगा, केमिकल इंटरेक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट इज केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस प्रेजेंट इन विंड, वाटर, ग्लेशियर एंड रॉक आएगा लास्ट में, रॉक, वाटर लिख दिया गलती से, दैट इज रॉक। सेकंड बताओ जरा कि जो इनका मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन होगा, हम वहां पे ये पॉइंट नहीं लिखा हमने, यहीं पे कवर कर लेंगे उसको। मिनरोलॉजिकल जो कंपोजिशन होगा सॉइल फॉर्म्ड का, ऑफ सॉइल फॉर्म, क्या वो सेम रहेगा पेरेंट रॉक की तरह या डिफरेंट हो जाएगा? different from parent. Different रहे. डिफरेंट एज दैट ऑफ पेरेंट रॉक। तो यहाँ नोट में एक पॉइंट आएगा, वेयर एज इन फिजिकली वेदर्ड सॉइल, वेयर एज इन फिजिकली वेदर्ड सॉइल, ठीक, तो मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन of soil formed is same as that of parent rock।
ठीक है, दिस इज योर सेकंड पॉइंट। नोट कर ले दोनों बातों को। नेक्स्ट चलें आगे। यस सर। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, जो भी पार्टिकल यहां से फॉर्म होंगे, पार्टिकल्स फॉर्म्ड हैव हाई स्पेसिफिक सरफेस। ये एक टर्म आपके सामने नया है। क्या है ये टर्म का मतलब? हाई स्पेसिफिक सरफेस। जितना मतलब अगर हम एक ही मतलब अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट किसी भी शीट पे कर सकते हैं तो मतलब उसका एरिया बढ़ जाएगा, मतलब पर्टिकुलर एरिया पे उसके जो पार्टिकल्स है वो एज कम्पेयर टू कोरस ग्रेन। स्पेसिफिक सरफेस का मतलब है, देखो आपने थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड भाषा इसमें इस्तेमाल की है, ठीक, तो मैं आसान भाषा में समझाता हूँ आपको। मैक्सिमम एरिया। सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम। लेट अस से कि ये आपके पास कोई इस तरह का कोई पार्टिकल है, ठीक है। अभी इसका जो एरिया है विच इज एक्सपोज्ड, मतलब एक्सपोज्ड है मतलब कि किसके लिए है? अवेलेबल फॉर रिएक्शंस, अवेलेबल टू एटमॉस्फेयर, वो ये एरिया है, ठीक है। आप इसी एलिमेंट को क्या करते हो? तोड़ देते हो ऐसे करके, दो हिस्से, तीन हिस्सों में तोड़ दिया। तो जब मैं ये वाला पहले वाला बनाऊंगा तो जो इस ये एरिया जो अंदर छुपा हुआ था अब वो बाहर एक्सपोज हो गया। ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया। तो अब मुझे बताओ सरफेस एरिया बड़ा पहले के बताओ, पहले के कंपैरिजन में। देखो बाकी सारा एरिया तो रहा साथ में सेम, बट ये जो अंदर छुपा हुआ एरिया था वो बाहर आ गया। अब वो भी एटमॉस्फेयर को क्या हो गया? सब्जेक्ट बाहर एक्सपोज हो गया, ठीक है। ये एरिया भी एक्सपोज हो गया, ये एरिया भी एक्सपोज हुआ, ये एरिया भी एक्सपोज हुआ, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। हमने क्या देखा कि अगर किसी बड़े पार्टिकल में से, अगर किसी बड़े पार्टिकल में से छोटे पार्टिकल्स बनाए जाए, छोटे छोटे पार्टिकल कर दिए जाए, तो स्पेसिफिक जो आपका सरफेस एरिया वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। इंक्रीज और होता है। वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, वॉल्यूम तो सेम रहा। तो सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक सरफेस। क्या इसी कॉन्सेप्ट में मैं ये कह सकता हूं क्योंकि क्ले सबसे छोटा है, क्योंकि क्ले सबसे छोटा है तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक सरफेस किसका होगा? क्ले का, हाईएस्ट। तो अगर आपको क्वेश्चन आ गया ऑर्डर बना दो, ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक सरफेस, तो ऑर्डर क्या बनेगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले क्ले, ग्रेटर देन सिल्ट, ग्रेटर देन सैंड, ग्रेटर देन बोल्डर, ग्रेटर देन ग्रेवल, ठीक है। ग्रेवल, जिनको ग्रेवल से ऊपर जाना उनको ले चलते हैं कॉबल, बोल्डर, बोल्डर, ठीक है। कॉबल का रेंज होता है आपका 80 to 300, 80 to 300 mm और बोल्डर होता है ग्रेटर देन 300 mm, greater than 300. ठीक है। इस तरह से, पर कॉबल और बोल्डर को हम सॉइल कंसीडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका साइज जो है वो 80 mm से बड़ा है, ज्यादा है। ठीक है। एक बात और याद रखें कि पिताजी कौन है हमारे? नहीं, सॉइल के। कॉल बोल्डर, रॉक्स, तिरजागी, तिरजागी। कार्ल तरज़ागी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। यस सर। कार्ल तरज़ागी, इसको याद रखेंगे। बाकी सब नाम जो बीच में आते जाएंगे उनको पढ़ते जाएंगे साथ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट, आपका क्लियर हो गया। मिटा दो इसको, मैं साथ साथ में आपने लिख लिया होगा अब तक। यस सर। जो नहीं लिखा वो वीडियो देखना आराम से, ठीक। अच्छा समझना बात को। हमने वहां पे एक बात कही थी कि सैंड जो है उसको पानी से फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता कि सैंड में पानी डालो तो सैंड के अंदर कोहेसिवनेस आना शुरू हो जाती है, ठीक है, या फिर वो प्लास्टिक बन जाता है, किसी भी शेप में डाल दो। एक वाटर कंटेंट होता है जिसमें सॉइल में एक एपरेंट कोहेजन आती है, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसको मैं बल्किंग ऑफ सैंड कहता हूँ, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पर अभी के लिए आपके पास सॉइल जो है, सैंड है, दैट इज टोटली कोहेसिव, कोहेजनलेस, ठीक है। और उसमें क्या है,
सैंड आपका ये कोहेसिवनेस लिखा है, कोहेजनलेस है सैंड, कोहेजन नहीं होता, और नॉन प्लास्टिक है, ये बातें आप नॉन प्लास्टिक है। ये कोहेसिवनेस और प्लास्टिसिटी किसके अंदर होती है? क्ले के अंदर होती है। League के अंदर। ठीक है, बात यहाँ चल रही है पानी के विद रिस्पेक्ट में। तो सैंड डजंट लव्स वाटर, ऐसा नहीं है कि सैंड को पानी दिखे तो वो खुश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पर अगर क्ले को पानी दिखे ना तो क्या होता है, वो खुश हो जाता है बहुत ज्यादा, उसका स्माइली बहुत बड़ा है। उसके सरफेस पे, क्ले के सरफेस पे बेसिकली क्या है, अगर ये क्ले का मैं पार्टिकल बना दूं, क्ले के सरफेस पर एक नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, इसकी केमिस्ट्री में मुझे नहीं जाना, तो ना मुझे केमिस्ट्री का पेपर देना है। क्यों क्ले के सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, आप बहुत ज्यादा दिमाग में, बहुत बच्चों के दिमाग में आ सकता है। बस आप लोग याद कर लो ना कि क्ले के सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होता है। इस चार्ज के कारण इसमें एक टेंडेंसी होती है कि पानी को ये अपने ऊपर क्या कर लेता है, एड्सॉर्ब कर लेता है। पानी की एक फिल्म बना लेता है अपने सरफेस के ऊपर। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन। देखो दो टर्म्स होते हैं, एक एब्जॉर्प्शन होता है, एक एड्सॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होता है कि अपने अंदर समा लेना, सोख लेना। अगर जैसे स्पंज है ना, आपका स्पंज में पानी डालते हो तो क्या करता है, पानी को बीच में समा लेता है, अपने उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एड्सॉर्प्शन होता है किसी चीज की परत बनने देना अपने ऊपर, फिल्म बनने देना। ठीक है, तो दैट इज अब्सॉर्ब्ड। एड्सॉर्प्शन हुआ तो इसे मैं क्या कह सकता हूं, एड्सॉर्ब्ड लेयर, एड्सॉर्ब्ड लेयर ऑफ वाटर। वाटर। ये जो पहली लेयर होती है ना, बड़ी ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होती है। एक लेयर नहीं होती, दो लेयर्स होती है। दूसरी लेयर बना देते हैं, दूसरी लेयर इस तरह से पानी का, ये वीकली बॉन्डेड होती है, थोड़ा वीकली बॉन्डेड। ठीक है, इसके बाद का जो पानी है वो होता है फ्री वाटर। फ्री वाटर, फ्री वाटर मतलब कि जो पानी किसी भी अट्रैक्शन फोर्सेस को सब्जेक्ट नहीं हुआ है, पानी वो फ्रीली घूम रहा है सॉइल के स्ट्रक्चर में, इसी पानी को क्या कहते हैं, फ्री वाटर। जब भी आप वाटर कंटेंट निकालते हो सॉइल का, तो वाटर कंटेंट जब क्ले में निकालते हैं वो फ्री वाटर का निकालते हैं, वो स्ट्रक्चरल वाटर का नहीं निकालते हैं। देख लो, जो वीकली बॉन्डेड वाटर है या फिर जो स्ट्रांगली बॉन्डेड वाटर है, ये उसके स्ट्रक्चर में पानी है, ये क्ले के स्ट्रक्चर में पानी घुस चुका है। ठीक है, इसको आप लोग जल्दी से नहीं निकाल पाओगे आराम से। ठीक है, और क्ले का क्या होता है ना कि आपका जो है पोरोसिटी, मतलब कि जो परमेबिलिटी बड़ी कम होती है, बड़ी स्लो रेट से पानी बाहर निकलता है। पर अगर सैंड को रखो आप किसी के ऊपर, ऐसे छन्नी ले लो, सीव ले लो और पानी डाल दो, पानी फटाक से नीचे आ जाएगा, H2O। पर क्ले में ऐसा नहीं होगा, पानी डालोगे, क्ले क्या करेगा, उसको पानी को आराम आराम से बाहर निकालेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें काम की आप लोग सीख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने कि क्ले के बाहर एक लेयर होता है जो स्ट्रांगली बॉन्डेड लेयर होता है, उसके बाहर एक लेयर होता है जो कि वीकली बॉन्डेड लेयर ऑफ वाटर होता है। पर ये दोनों जो लेयर्स है पानी की, ये क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल वाटर कहलाता है या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके बाहर जो पानी होता है दैट इज योर फ्री वाटर विच इज फ्री टू मूव ऑल्दो। और एक बात और क्ले की हमने पढ़ी कि इसकी क्या होती है, परमेबिलिटी बड़ी कम होती है, बड़े स्लो रेट से पानी बाहर आता है। पर वेयर सैंड के कंपैरिजन में, सैंड में बहुत तेजी से पानी बाहर आता है। इज इट क्लियर? तो आप हमेशा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो मतलब स्ट्रांग बॉडी उसी को बोलते हैं या फ्री बॉडी? दोनों को स्ट्रांगली होता है, दोनों को बोलेंगे, जो भी इसके स्ट्रक्चर में पानी है दोनों को बोलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे दूर चलते जाओगे क्ले से, तो उसका क्या है, फोर्स कम होता जा रहा है अट्रैक्शन का। ठीक है, तो फिर बाद में तो फ्री वाटर आ जाएगा, उसको पकड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, बट स्टिल यू विल रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, द क्ले लव्स वाटर। ठीक है, तो आपके लिए क्ले बहुत खुश हो रहा है, देखो मुझे पानी दिया। ठीक है, मिटा दें इसको। यस। तो मैं पॉइंट क्या लिख सकता हूं, पॉइंट लिखने का ये है, अच्छा एक बात मैं और यहाँ भूल गया डिस्कस करने के लिए। देखना, अगर क्ले में पानी डालते रहोगे तो क्या होगा, कुछ पहले तो क्ले क्या होगा, सूखा पड़ा होगा आपके पास। लेट्स से क्ले सूखा पड़ा, उसमें क्या डाला आपने, पानी ऐड किया। अब उस क्ले का कोई बर्तन बना सकते हो। ठीक है, ऐसे कुछ घड़ा सा पॉट बना दिया, ऐसे कुछ। ठीक है, अगर ज्यादा पानी डालते रहोगे तो वो क्या, लिक्विड स्टेट में चला जाएगा क्ले।
उसका कुछ नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो वो जो रेंज होती है ना, जो मॉइस्चर कंटेंट की जो रेंज है, सब कुछ ये कमाल पानी का है। पानी की प्रेजेंस में वो अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर रहा है, प्लास्टिक में जा रहा है, प्लास्टिक के बाद लिक्विड में जा रहा है, पहले सॉलिड में था। ठीक है, तो सब कुछ मॉइस्चर कंटेंट पे बेस है क्ले का बिहेवियर। ठीक है, तो तभी हम लोग पढ़ते हैं कि आगे पढ़ेंगे कि क्ले का जो इंडेक्स प्रॉपर्टी है वो उसका कंसिस्टेंसी लिमिट है, मतलब पानी की मात्रा ही उसकी क्या है, रिलेटिव उसकी प्रॉपर्टी है, सॉरी इंडेक्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मैं क्या बात ये लिख दूं कि प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल फॉर्म्ड, मतलब कि जो केमिकल वेदिंग से बने हैं, इज अफेक्टेड सिग्निफिकेंटली, इज अफेक्टेड सिग्निफिकेंटली किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो नोट में क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ coarse grained soil is not affected significantly in presence of water। ठीक है, तो सैंड को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसकी कोई भी बिहेवियर में चेंज नहीं आता, ना उसमें प्लास्टिसिटी आती है। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली फिजिकल वेदर सॉइल की और केमिकल वेदर सॉइल की। चलो आपसे कुछ पूछता हूं मैं, रिवीजन करते हैं। मुझे बताओ कि आप एक दो तरह की सॉइल्स को देख रहे हो नेचुरल स्टेट के अंदर। नेचुरल स्टेट मतलब ऐसे जैसे हम कुदरत में उसे पा रहे हैं, नेचर में जैसे पा रहे हैं उसको। ठीक है, वाटर कंटेंट किसका ज्यादा होगा, पानी किसके भीतर ज्यादा होगा, क्योंकि क्ले को पानी को क्या आता है, होल्ड करके रखना आता है, वो अपने ऊपर बाइंड कर लेता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते थे, क्ले हैज, ये पॉइंट भी लिख लेंगे, नेगेटिव चार्ज on its surface, hence can bind water with itself, hence can bind water with itself। तो क्ले पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये बात याद रखना, इसी के कारण वो अपने ऊपर क्या करता है, पानी को बाइंड कर लेता है। ठीक है, आगे चले। यस सर। ठीक, मुझे बताओ पीट कौन सा सॉइल होता है, पीट सुना है कभी, पीट नाम? ऑर्गेनिक। तो याद रखेंगे पीट एक ऑर्गेनिक सॉइल होता है। ठीक है, इतना याद रख लेंगे फिलहाल। अच्छा, तो ऑर्गेनिक सॉइल क्या हमारे इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के लिए अच्छा है? नहीं, नो सर। नॉट रिकमेंडेड है ना, हमारे लिए रिकमेंडेड नहीं है। ठीक, मग सॉइल भी क्या? देखो मेरी बात सुनो, 50 तरह के सॉइल हैं। ठीक है, 50, मैं एक लिस्ट दूंगा, उसमें 50 तरह के सॉइल होंगे आपको। कुछ इंपॉर्टेंट सॉइल्स मैं आपके साथ क्लास में डिस्कस कर लूंगा, बाकी जो लिस्ट है वो अपलोड कर दूंगा एप्लीकेशन पर। ठीक है, उसको देखते रहना और मजे लेते रहना। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से आएगा। जब काम की नहीं है सर, फिर क्यों मजे लेने हैं? मजे लेने का टाइम ही नहीं है। अरे इसका टाइम बेटा, है मेरी बात सुनो बेटा, मजे लेने लाइफ के, ऐसे क्या फायदा, क्या करते हो, पूरा दिन पढ़ते रहते हो? नहीं सर, पढ़ते हैं। फिर पढ़ते नहीं है सर। अच्छा, मतलब ये वाले मजे लेने के टाइम नहीं है, और मजे ले रहे हैं हम। नहीं सर। चलो ठीक है, ठीक है। देखो, कुछ सॉइल होते हैं जो आज भी उस जगह पर हैं जिस जगह पे उनका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, और कुछ सॉइल होते हैं जिनको कोई फिजिकल एजेंट क्या करता है, Transport. उनको ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो ऐसी सॉइल को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, तो अगर मुझे लिखना है रेजिडुअल सॉइल का मतलब क्या है, इफ द सॉइल is still located at the place of its formation,
तो सॉइल को क्या कहेंगे? द सॉइल इज कॉल्ड रेजिडुअल सॉइल। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ कि जो सॉइल फॉर्म हुआ है उसको बहा के कोई आगे ले गया, ठीक है, एंड इफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय सम एजेंसी या सम एजेंट, कौन सा? फिजिकल, ठीक है, एंड डिपॉजिटेड एल्सवेयर इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसे? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और इधर हमने एक नोट में बात याद रखनी है, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज किसका बेटर होता है? क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिडुअल सॉइल आर बेटर देन दोज ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि रेजिडुअल सॉइल का प्रॉपर्टी जो है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिडुअल सॉइल इज मोर बेटर देन ट्रांसपोर्टेड सॉइल। हो गया ये? यस ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं हम लोग, एक तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा बन सकता है कि सॉइल अभी भी वहां पर है अपने प्लेस ऑफ फॉर्मेशन पे, उसका नाम क्या होगा? रेजिडुअल सॉइल। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल पे क्वेश्चन क्या बनेगा वो अगली स्लाइड में देखेंगे। ये बात हमेशा याद रखना कि इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी किसका बेटर है? रेजिडुअल सॉइल। ठीक, नेक्स्ट तो देखेंगे अब जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल पे बनता है क्वेश्चन। होता क्या है कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल को कोई एजेंट ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहा है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी, सॉइल का क्लासिफिकेशन है हमारे पास, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी soil is classified as very first soil is alluvial soil। ज्योग्राफी पढ़ा है अगर बचपन में तो एलुवियल सॉइल का मतलब जरूर जानते होंगे। बताओ जरा एलुवियल सॉइल क्या होता है और इसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर कौन सा वाटर? स्टिल वाटर की रनिंग वाटर? डिपॉजिटेड बाय रनिंग वाटर। वो जो डायग्राम मैंने बनाया था ना पहले कि नदी आ रही है और नदी जब प्लेन्स में पहुंची, वेलोसिटी कम हो गया तो उसका क्या सेडिमेंट जो है वो क्या करना शुरू कर जाएंगे? सेटल करना शुरू कर जाएंगे। ठीक है, डिपॉजिटेड बाय रनिंग वाटर। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल आपका क्या हो गया? इसका रिवर हो गया। ठीक है, अब देखो आप, बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है यहाँ पर, इंडिया के नक्शे में यूपी दिखता है आपको? यूपी, यस इंडिया का पॉपुलेशन वर्ल्ड में पता कितना है? सेकंड नंबर पे आफ्टर चाइना। यस आप द यूपी यूपी का नंबर है 7वां एज ए कंट्री। इफ यूपी इज ट्रीटेड एज ए कंट्री तो यूपी हैज द 7th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर 6 कंट्रीज। ऐसा क्यों है? ऐसा चलो जो भी है, कारण हमें ये पता है। ऐसा तो है क्योंकि क्या होता है कि उत्तराखंड में ना जब पानी ऊपर से आता है, गंगा हमारी आती है जब उत्तराखंड से, ठीक है, तो वहां पे उसके फुट जहाँ पे खत्म होता है हिल्स का, वहां से प्लेन शुरू हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो उत्तराखंड भी पहले यूपी के अंदर था। ठीक है, उत्तराखंड मोस्टली आपका क्या हिली एरिया है, यूपी में पहुंच गई। ठीक है, तो गंगा यहाँ पहुंच गई। तो जब गंगा यहाँ पहुंची तो उसने क्या किया? वेलोसिटी कम हुआ, उसने सेडिमेंट शुरू कर दिए यहाँ पे करना। और एलुवियल सॉइल के जो है ना सेडिमेंट्स वो बड़े फर्टाइल होते हैं, इसे हम फर्टाइल प्लेन्स भी कहते हैं। तो बड़ा एक लॉजिकल रीजन है कि जब भी ह्यूमन माइग्रेशन होती है तो कहाँ पे जाते हैं लोग? नदी के किनारे रहने, क्योंकि वहां पर उपजाऊ जमीन होती है, फर्टाइल जमीन होती है, क्रॉप्स ज्यादा होती है। तो ऐसा नहीं कि यूपी के लोग बहुत को के काम नहीं है, इसलिए यूपी में क्या है कि लोग आकर बसे हैं बाहर से आके वहां, क्योंकि वहां पे क्या थे? फर्टाइल प्लेस थे। हाँ यस यस सर, किसी का माइक ऑन है। ठीक है, Yes. दिस इज व्हाई
जहां भी आप देखोगे वर्ल्ड में, वर्ल्ड के पूरे मैप में कहीं भी देखोगे जहां पर नदियां होंगी वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन होगा उनके बैंक्स पर, ठीक है, पर उन रीजन्स में जहां आपके प्लेन्स होंगे, ठीक है। तो एक लॉजिकल रीजन है यहाँ पे इसके पीछे, ठीक है। तो यूपी वालों के लिए कुछ गलत नहीं सोचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ठीक। तो आप लोग ये पढ़ चुके व्हाट इज एलुवियल सॉइल, ये अब नहीं भूलेगा आपको एलुवियल सॉइल। सेकंड है आपके पास लेकस्ट्रीन सॉइल। देखो इसका नाम में ही इसका आंसर छुपा है, लेकस्ट्रीन। ये डिपॉजिट होता है स्टिल वाटर के, स्टिल वाटर्स लाइक लेक्स, पॉन्ड्स के अंदर भी, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ सॉइल जो है दैट इज मरीन सॉइल। मरीन सॉइल जो होता है दैट इज डिपॉजिटेड बाय सीज, सी से, ठीक है। तो मरीन इसके नाम से दिख रहा है, मरीन लाइफ कहाँ होती है, सी के अंदर होती है, तो सी वाटर से, ठीक है। तो सी वाटर या ओशन ले लो, ठीक है, जो आपकी लार्ज वाटर बॉडीज है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओशन एंड सी? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सिविल इंजीनियरिंग में नहीं बनेगा वैसे, सोच लेना, ठीक है, क्या फर्क है। सी आपका सी बनाते हैं, सी जो, हाँ, ओशन मिलके सी बनाते हैं या सी मिलके ओशन बनाते हैं? सी मिलके ओशन, सी मिलके ओशन सी बनाते मिलके ओशन। सी का जो बाउंड्री होता है ना वो किसी एक कंट्री से लिंक होता है, ठीक है। ओशन का जो बाउंड्री होता है वो कॉन्टिनेंट्स के साथ लिंक होता है। कितने ओशन है हमारे देश में? देश में नहीं, वर्ल्ड में 7। 7 ओशंस हैं। और सर बहुत सारे होंगे, पता नहीं कितने। और इंडियन ओशन पता है सर? अरे गुड, बस इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक, एटलांटिक, अरेबियन भी है पता नहीं। अटलांटिक वो सी है। और अरेबियन सी है। वो सी है, हाँ, सी। बहुत सही, 7 है सर। बहुत सही। इंडियन से काम हो गया। एओलियन सॉइल विंड, डिपॉजिटेड बाय विंड, ठीक है, डिपॉजिटेड बाय विंड। सैंड डून्स बनते हैं आपके, ठीक है, वो भी एक एओलियन सॉइल का ही एग्जांपल है, ठीक है। तो एओलियन सॉइल के बारे में मैं यहाँ कुछ लिखना चाहता हूँ। दे आर होमोजीनियस, एक समान का पूरा कंपोजिशन होगा। पोरोसिटी बहुत ज्यादा होती है, जो हवा से बन के आते हैं उनका बड़ा लूज स्ट्रक्चर होता है, हाईली पोरस एंड फ्रीएबल। एक शब्द यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, फ्रीएबल। फ्रीएबल कोई भी ऐसा चीज होता है जिसको बहुत आसानी से हम क्रश कर पाए, इसका मतलब है कैन बी इजिली क्रश्ड, ठीक है। होमोजेनियस इसलिए क्योंकि सभी पार्टिकल्स एक समान साइज के ही होते हैं, ऑल पार्टिकल्स आर अप्रोक्सीमेटली सेम साइज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लेशियल डिपॉजिट। तो नाम से पता चल गया कौन डिपॉजिट कर रहा है इसे, ग्लेशियर्स। डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियर्स। और अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा कि कैसे सॉइल बनाता है, ये बहुत जबरदस्त तरीके से इंसानों का सॉइल भी बना देता है कभी कभी, सही बात है। ठीक है। तो ये नेचर का क्लैमिटी, हम लोग तंग बहुत करते हैं ना नेचर को, तो नेचर किसी तरह से बाउंस बैक करता है, ठीक है। तो आजकल के टाइम में इंसान अंधा हो चुका है, पता नहीं क्या क्या करी जा रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना, ठीक है। तो जब इंजीनियर बनो, अच्छे इंजीनियर बनना, ठीक है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंजीनियर बनना, ठीक है, वो बड़ी ज़रूरत है आज के टाइम में। अदरवाइज हम अपने इसको कभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ डेवलपमेंट होगा, सस्टेनेबल कभी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलें आगे। जिस तरह नेशनल हाईवे। नेक्स्ट मैंने एक नोट में पॉइंट लिखना है, कभी खड में गए हो? खड, यू नो व्हाट इज खड? यस सर। खड का यार मेरे को स्पेलिंग भी नहीं आता, ये देखो इंजीनियर्स की ये हालत है। ड ऐसे ही है। लिखो, ड फॉर डमरू। डमरू ये वाला, हाँ, डोगरे। ये खड, हाँ, चलो ठीक है, ठीक है। सर इनको नहीं पता होगा कुछ नहीं। नाला, नाला सर। नाले में गए हो कभी जहाँ पे बड़े पत्थर पड़े रहते हैं? चलो रिवर के बेड पे तो गए हो, वहां पे जो पत्थर होगा देखना, उठा के देखना, वो राउंडेड शेप का होता है लगभग, ज्यादा आपको राउंडेड शेप का दिखता है क्योंकि कटिंग बहुत बेहतरीन करता है ना आपका रिवर, ठीक है। तो एंगुलर वैंगुलर रहने नहीं देता, वो क्या करता है राउंडेड। एंगुलर तो तब बनता है जब पत्थर को तोड़ते हैं हम, है ना, वही पत्थर उठा के लाते हैं बड़ा सा, फिर क्रशर में उसको तोड़ते रहते हैं, तो वो बीच में क्या बनता है, आड़ा तिला निकलता है इस तरह से, ठीक है। तो नोट में पॉइंट ये आएगा कि जो एलुवियल डिपॉजिट है, एलुवियल डिपॉजिट या एलुवियल सॉइल जो है, हैव राउंडेड ग्रेन्स,
हैव राउंडेड ग्रेन्स। ठीक, तो अगर मानो कि ये मेरा सॉइल है और सारा सॉइल क्या राउंडेड राउंडेड है, तो राउंडेड सॉइल में देखो कि पोर का साइज बड़ा रह जाएगा। अगर ये ऐसा सॉइल होता ना, ऐसे एंगुलर टाइप का, ऐसा बीच में घुसता है एक दूसरे के, ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ घुस जाता है एंगुलर टाइप का बीच में, ऐसा कुछ घुस जाता है एंगुलर टाइप का बीच में, तो इंटरलॉकिंग बढ़िया रहता है। पर आपको याद रखना है कि एलुवियल सॉइल के अंदर क्या होता है, राउंडेड ग्रेन्स होते हैं, और इंटरलॉकिंग क्या होता है, इसका लेस होता है, लेसर इंटरलॉकिंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रख लेना। डन। यस। नेक्स्ट हमारे पास कुछ सॉइल्स को हम डिस्कस करेंगे और बाकी मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उसमें बता दूंगा कि कौन कौन से पढ़ने हैं आपको, उनको पढ़ते रहना। सम स्पेशल सॉइल, सभी तो कवर नहीं कर पाऊंगा, मैंने कहा कि 50 है। ठीक है, देन फर्स्ट इज बेंटोनाइट। बेंटोनाइट का नाम सुने हैं कभी? यस। तो बेंटोनाइट एक क्ले होता है। ठीक है, तो बेंटोनाइट इज ए क्ले। ठीक and है, property of soiling. समझे बात को? यूज अगर में बोल लेट अस से मुझे इस सॉइल में पाइलिंग करना है, पाइलिंग करने के लिए मुझे क्या एक औजार लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ। इसे हम क्या बोलते हैं? कटर होता है, इसको ऑगर बोलते हैं। ऑगर बोर। यस। ठीक है, ऑगर से हम क्या करते हैं? बोर करते हैं। ये ब्लेड्स होते हैं। ठीक है, बात समझ लो वैसे। तो ये ब्लेड ऐसा घूमेगा इसके अंदर, सॉइल के अंदर ऐसा घूमेगा, तो इस ब्लेड को बाहर निकालेंगे तो मिट्टी फंस जाएगा, यहाँ पर सॉइल में मिट्टी Yes. फंस जाएगा। इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये ऐसा कुछ, अगर बाहर निकाल दिया, हम मिट्टी यहाँ से उतार रहे हैं, ऐसे मिट्टी साफ कर रहे हैं कि अगली बार के लिए इसको तैयार कर रहे हैं। पर इतने में क्या होगा ना, कि जो खड्डा हमने करा था, बोर जो करा था, ये सॉइल जो है टूट कर बीच में गिर सकता है। तो खड्डा जिस साइज का चाहिए उससे बड़ा साइज का खड्डा क्रिएट होने लग गया। अगली बार हो सकता है कि और बड़ा खड्डा क्रिएट हो जाए अगली बार बोरिंग करने पर। तो हमें क्या जरूरत पड़ती है कि इस तरह की जो साइड स्लोप्स होती हैं इनको हमने स्टेबल करना होता है। ऐसा ऐसा कुछ चीज चाहिए मुझे जो इसमें फिल्म बना दे, फिल्म बना दे। ठीक है, परत बना दे इस पर। तो परत बना के क्या करे, ऐसे प्लास्टिक चीज हो कुछ, इसको रोक दे, इसकी साइड स्लोप को स्टेबल कर दे। ये बात समझ आ रही है? और ये काम करता है बेंटोनाइट स्लरी। बेंटोनाइट स्लरी का कुछ और मतलब नहीं है, बेंटोनाइट स्लरी का एक टैंक बनता है, इसमें सप्लाई जाता है। ठीक है, इस तरह से ऑगर के अंदर सेंटर में इधर लाइन होती है, पाइप होती है ऑगर के अंदर। जैसे जैसे ये अंदर घूमता है मिट्टी के, वैसा वैसा पानी छोड़ता जाता है साइडों पे, इस तरह से पानी छोड़ता जाता है। तो पानी मतलब स्लरी। स्लरी क्या करेगी, इस तरह से फिल्म बना लेती है और आपकी साइड स्लोप जो है वो स्टेबल हो जाती है। तो आपको बेंटोनाइट में किस चीज में हेल्प किया? ड्रिलिंग में। तो इसका नाम पड़ गया ड्रिलिंग मड। बेंटोनाइट इज कॉल्ड एज ड्रिलिंग मड। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बेंटोनाइट के बारे में, कि ये एक क्ले है, इट इज ए क्ले। ठीक, प्लास्टिक। हैविंग वेरी हाई परसेंटेज। देखो, हैविंग वेरी हाई, ये राइट वाला मिटा दूं पहले मैं, देख लो इसको वैसे अच्छे से। इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए था। ठीक है, देखो क्ले जो होता है ना, क्ले, कोई भी क्ले, किसी भी तरह का क्ले 3 मिनरल से मिलकर बनता है। हर क्ले में जो एक इसके मिनरल्स हैं, क्ले मिनरल्स 3 तरह के हैं, उनकी कंपोजिशन अलग होती है। पहला मिनरल होता है क्यूनलाइट, क्यूनलाइट। सेकंड इज इलाइट एंड मोंटमोर्लोनाइट। मरिलोनाइट। ठीक है, तो ये वाला जो मिनरल है, ये भाई साहब थोड़े खतरनाक होते हैं। ठीक है, ये अगर ये ज्यादा होगा तो क्या ये शो करता है? हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी। जिस भी क्ले में ये ज्यादा होगा वो सॉइल क्या करेगा? फूलेगा, श्रिंक होगा ज्यादा। ठीक है, तो ये ज्यादा एक्टिव है मैम। ये जो भाई साहब हैं ये थोड़े से एक्टिव भाई साहब आते हैं। ठीक है, तेज। ठीक है, क्योलाइट इससे सुस्त है। सबसे सुस्त कौन सा है? क्योलाइट, सेकंड पे इलाइट, और थर्ड पे आपका सबसे तेज माउंट मिलोनाइट। ठीक है, तो बेंटोनाइट के अंदर, बेंटोनाइट क्ले तो है बट इसके अंदर बड़ा हाई परसेंटेज है किनका?
मॉन्ट मिनरलाइट भाई साहब का, ठीक है। तो अगर ये है तो इसके साथ साथ क्या क्या बातें आ जाएंगी इसके अंदर। ये सबसे पहले तो बहुत ही प्लास्टिसिटी होता है, बड़ा ही इसमें प्लास्टिसिटी, हाईली प्लास्टिक, ठीक। दूसरी बात आएगी इसमें कि हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी शो करेगा, हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी, ठीक। इस तरह से तो अगर आपको याद रखना है, बेंटोनाइट को ड्रिलिंग मड कहते हैं। ये ड्रिलिंग मड बेसिकली एक क्ले होता है, क्ले जो होता है, बट उसके साथ 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 इसमें मॉन्ट मिनरलाइट की संख्या भी ज्यादा होती है, मात्रा भी ज्यादा होती है, जिसके कारण ये हाईली प्लास्टिक होता है, ज्यादा स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी शो करता है। अब नेक्स्ट है इसका सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ बेंटोनाइट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कभी कभी, व्हाट इज द सोर्स ऑफ बेंटोनाइट। तो ये आप देख लो, राजस्थान। this is obtained from decomposition of Fly ash. volcanic ash, volcano. ठीक है, volcanic ash, Yes. ठीक है। तो ये सब बातें हमने मिनरल्स पढ़ने हमने क्या अलग से हैं सर सिलेबस में? हाँ मिनरल यही पढ़ा दिए मैंने आपको यार। मिनरल ऐसे तो है सिलेबस में वैसे, पर थोड़ा सा कवर कर लेंगे बाद में, कोई टेंशन नहीं है। बाकी चैप्टर में भी यही आते हैं, ठीक। आगे तो मैंने पहले इंट्रोड्यूस कर दिए यहाँ पर। सर इसमें एक्टिविटी कितनी होती है? किसमें एक्टिविटी? ग्रेटर देन 7 वो पढ़ेंगे यार हम। एक्टिविटी आगे पढ़ाएंगे ना आपको, एक्टिविटी है क्या पहले वो समझाएंगे फिर बताएंगे एक्टिविटी क्या है। नहीं बेसिकली सर ये जो बेंटोनाइट होता है, हाँ तो इसमें तो सर Greater मैक्सिमम than पोर्शन 7 आपने बोला कि ये होता है यही मोरलाइट, लेकिन और क्या होता है सर इसमें? किसमें समझा नहीं क्वेश्चन। इसमें बॉन्ड होते हैं वाटर बेंटोनाइट में और खाली उसका यही मतलब क्ले एक होता है? अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं ये होता, ज्यादा होते भाई, सब होते हैं। होते तीनों नहीं और क्या, मिनरल। और भी कुछ होता है सर? नहीं नहीं देखो ना, बेंटोनाइट आपका, बेंटोनाइट एक टाइप ऑफ क्ले है। किसी भी क्ले में, चाहे कोई भी क्ले है, उसके अंदर तीनों मिनरल होते हैं, क्योलाइट, इलाइट और मॉन्ट मिनरलाइट। जिस भी क्ले में मॉन्ट मिनरलाइट की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो वहां वो डोमिनेट कर जाएगा, तो अपनी जो प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा शो करेगा। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। होते तीनों प्रेजेंट हैं, क्योलाइट भी होता है, इलाइट भी होता है, मॉन्ट मिनरलाइट भी होता है, ठीक है। किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, बस इतना सा है, ठीक। नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब देखो जैसे अगली सॉइल कह रहे हैं, अगली सॉइल में भी मॉन्ट मिनरलाइट ज्यादा है, ठीक है, पर वो सॉइल अलग है, ठीक। नेक्स्ट इज योर ब्लैक कॉटन सॉइल, वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। नाम से दिख रहा है काला, ब्लैक। इस ब्लैक क्यों कहते हैं, इसके अंदर जो टिंट आता है ना, फेरस का आता है, फेरस टिंट आता है, मतलब ऐसे थोड़ा सा रस्टी रस्टी दिखता है आपको, थोड़ा सा डार्क कलर में, तभी इसका नाम ब्लैक पड़ा। कॉटन सॉइल इसलिए कहा क्योंकि गुड फॉर कॉटन ग्रोथ है, गुड फॉर कॉटन ग्रोथ, ठीक। गुड कॉटन ग्रोथ के लिए है, पर इसका बेरिंग कैपेसिटी लो होता है, लो बेरिंग कैपेसिटी। ब्लैक कॉटन सॉइल हैज लो बेरिंग कैपेसिटी। पर करें क्या, महाराष्ट्र के अंदर और आपके गुजरात के अंदर या आंध्र प्रदेश के अंदर बेंटोनाइट, ये आपका ब्लैक कॉटन सॉइल की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, तो उस तरह की सॉइल को पढ़ के हम उस तरह के ही स्ट्रक्चर्स वहां पे डिजाइन करते हैं, ठीक है। क्योंकि बेंटोनाइट के अंदर जो क्ले मिनरल है हैज हाई परसेंटेज ऑफ मॉन्ट मिनरलाइट। अगर मॉन्ट मिनरलाइट होगा तो कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी बताओ? श्रिंकिंग स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी आ जाएगा, ठीक है, ठीक। प्लास्टिक ज्यादा होगा, ठीक है। और अगली बात इसमें यह है कि कंप्रेसिबिलिटी भी ज्यादा होता है, कंप्रेसिबिलिटी भी हाई होता है। किसका? कंप्रेसिबिलिटी इज हाई फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल। कोई भी चीज कंप्रेसिबल ये है ना कि लोड लगने पर कितना कंप्रेस हो गया, वही तो कंप्रेसिबिलिटी है ना, ठीक है। हाई फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल, कंप्रेसिबिलिटी इज हाई फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल। कैसे ऑब्टेन कहां से होता है? ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो ऑब्टेन हमें ये मिलता है बेसिकली, इट इज अ रेजिडुअल सॉइल। सबसे पहली बात इसके बारे में हम याद रखेंगे कि ये एक रेजिडुअल सॉइल है,
ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उसका रीजन उसमें आपको मिला होगा। ठीक है, रेजिडुअल सॉइल ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी केमिकल वेदरिंग। देखो क्ले है ना, ये ब्लैक कॉटन सॉइल भी क्ले है, तो किससे बना होगा? केमिकल वेदरिंग से। यस केमिकल वेदरिंग कौन सा रॉक का? बसाल्ट रॉक, यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बसाल्ट रॉक का नाम आपने याद रखना है, केमिकल वेदरिंग याद रखना है, रेजिडुअल सॉइल है वो याद रखना है, कंप्रेसिबिलिटी हाई है ये याद रखना है, किस मिनरल की संख्या ज्यादा है, मात्रा ज्यादा है, मॉड मिनरल की, ये याद रखना है, लो बेरिंग कैपेसिटी है ये याद रखना है, कॉटन ग्रोथ के लिए अच्छा है ये याद रखना है, ब्लैक है क्योंकि उसके अंदर फेरस का कंटेंट है ये याद रखना। बिफोर आपका चलेगा थोड़ा सा थ्रेटिकल, उसके बाद शुरू हो जाएंगे हम फॉर्मूला लिखाना आपको। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं सॉइल के अंदर, तो हर फॉर्मूला देखो डिराइव तो नहीं किया जा सकता है ना, कुछ फॉर्मूले हम डायरेक्टली पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूला हम डिराइव भी करेंगे जहां पर डेरिवेशन में कुछ समझने को मिलेगी अच्छी बात, और जहां अच्छी बात नहीं मिल रही तो आपसे डेरिवेशन तो कोई कराने नहीं वाला। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले को याद करते चलेंगे और अपने क्वेश्चंस निकालते चलेंगे आराम से। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन करने बैठोगे अगर कुछ हो सकते हैं, सर हमें रट्टा नहीं मारने आता, सर तो उनके रट्टा लिए आपने बताया हुआ है। बताया है पहले, एक तो यस भूल सर, जाता है कि कहाँ क्या बोला बताया है। आपने। दरवाजा खोला फुटबॉल खेलो। हाँ, तो डिराइव करने में भी तो याद रखना पड़ता है, ये नहीं करना पड़ता है। ये डिराइव हो गया, ये डिराइव दूसरा है, ये ठीक लिखा है, पता नहीं यार, यस ठीक है, चलता है। चलेगा चलेगा। नेक्स्ट इज लोम। लोम भी एक सॉइल होता है। ठीक है, बेसिकली लोम जो होता है वो 3 तरह के सॉइल के मिक्सचर से बनता है, इतना याद रख लेना, मिक्सचर ऑफ सैंड क्ले एंड क्ले। ठीक है, लोम जो होता है इसे गार्डन सॉइल भी कहते हैं, गार्डन सॉइल, गार्डन का स्पेलिंग गलत लिख दिया शायद, यहाँ पे सिर्फ एन आएगा, गार्डन सॉइल। ठीक है, गार्डन सॉइल क्यों कहते हैं? इट्स गुड फॉर एग्रीकल्चर। बस इतनी सी बातें याद रखनी है लोम के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक, नेक्स्ट आपके पास एक सॉइल होता है ल्योस। देखो ल्योस जो होता है वो भी विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल ही है, ल्योस इज विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, बेसिकली ऑयल सॉइल और ल्योस दोनों जो है विंड ट्रांसपोर्टेड होते हैं। सेम बातें यहाँ पर है, होमोजीनस होगा, पढ़ा है आपने, हाईली पोरस होगा, और क्या होगा? एंड फ्रीएबल होगा। फ्रीएबल इज समथिंग विच कैन बी इजिली क्रश्ड। ठीक है, कहाँ पे मिलता है ल्योस? जहां पे एरिड रीजन्स होते हैं। एरिड क्या होता है? एरिड या एरिड? एरिड सूखा, जहां सूखा पड़ता है, सूखा समझते हो, जहां बारिश नहीं होती। ठीक है, Yes. मतलब ड्राई एरिया। ड्राई डे नहीं बोला है, ड्राई एरिया बोला है मत। ठीक है, नेक्स्ट इज योर पीट। पीट की पहले बात कर चुके हैं, व्हाट इज पीट? Yes, पीट sir. एक ऑर्गेनिक सॉइल है। Organic. ठीक, ऑर्गेनिक मैटर का काफी ज्यादा परसेंटेज रहता है इसके अंदर। ठीक है, अब ऑर्गेनिक मैटर से कोई चीज बनी, बहुत मिल रहा है यार। क्या कर रहे हो? शोकुत भाई तनिक कौन है? चलो सर। पीट मतलब कि ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल मतलब कि कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि बेरिंग कैपेसिटी तो होता नहीं ज्यादा कुछ। और पीट के लिए एक बात याद रखेंगे, उसको देखो लाल पेन में लिखूंगा मैं। ठीक है, इसका जो ग्रेन होता है ना, उसके लिए ये शब्द यूज किए जाते हैं, फाइब्रस माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्स। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि कौन सा सॉइल का माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो ग्रेन है वो फाइब्रस है, तो वो पीट का है। ठीक है, ये बात याद रखना आप। और नेक्स्ट वाली बात इसमें हम लिख ही सकते हैं, नॉट सुटेबल फॉर इंजीनियरिंग पर्पस।
ठीक हो गया ये? सर ये कंप्रेसिबिलिटी लो है कि हाई गुड है? हाई 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 कंप्रेसिबिलिटी हो गया? नहीं हुआ? हो गया। बाकी वालों को पता नहीं। नेक्स्ट इज टर्म, एक टर्म है जिसका नाम है इंड्यूरेटेड क्ले। इंड्यूरेटेड क्ले, ठीक है। इंड्यूरेटेड क्ले क्या होता है? ऐसा क्ले जो कि हीट और प्रेशर के अंदर हार्ड हो जाए, उस क्ले को हम कहते हैं इंड्यूरेटेड क्ले। ऐसा लिखेंगे, हार्डनिंग ऑफ क्ले ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, due to heat and pressure is called indurated clay। एक और टर्म है इसी की तरह, लिथिफिकेशन। सॉइल के अंदर एक और टर्म होता है लिक्विफेक्शन। लिक्विफेक्शन एक अलग चीज है, लिथिफिकेशन अलग चीज है, ठीक है। तो प्रोसेस बाय विच the unconsolidated process by which the unconsolidated mass is converted into solid rock is called lithification। लिथिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसके कारण कोई अनकंसोलिडेटेड मास कन्वर्ट हो जाए सॉलिड रॉक में, दैट प्रोसेस इज नोन एज लिथिफिकेशन। ठीक, हो गया? यस। ठीक है, तो ये हमारा था पहला टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा ओरिजिन ऑफ सॉइल। ठीक, ओरिजिन ऑफ सॉइल आपका हो गया। प्रॉपर्टीज सॉइल की, सॉइल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन नेक्स्ट चैप्टर में आता है। आपको दिख रहा है सिलेबस सामने? नहीं सर। नो सामने सर। नहीं दिख रहा है? रखा है सर हमने सामने रखा अपने पास है। में। 3 फेज सिस्टम और फंडामेंटल डेफिनेशंस। ठीक है, फंडामेंटल डेफिनेशन तो 3 फेज सिस्टम करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज इस चैप्टर के एंड में होंगी, जैसे थिक्सोट्रॉपी, एक्टिविटी, ये सब सेंसिटिविटी इसका प्रॉपर्टी है। सॉइल क्लासिफिकेशन नेक्स्ट चैप्टर में होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल जिसमें पढ़ते हैं क्लेई, सिल्ट, है ना, नाम कैसे लेंगे सॉइल का, कैसे क्लासिफाई करेंगे कि कोर्स ग्रेड है कि फाइन ग्रेड है, वो सब बातें बहुत ही बढ़िया तरीके से कराने वाले हैं आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है वो टॉपिक आएगा आपका सॉइल वाटर रिलेशनशिप, जिसमें दोनों चीजें कवर हो जाएंगी आपकी। दो चीजें कौन सी कवर होंगी? 3 फेज सिस्टम भी, और आपका फंडामेंटल डेफिनेशंस, रिलेशनशिप्स एंड इंटर रिलेशनशिप्स, ये सब चीजें यहाँ कवर हो जाएंगी इस टॉपिक के अंदर। सर डिनर के बाद रखो। किसको किसको रखूं डिनर के बाद? अगले टॉपिक को। अच्छा ठीक है, डिनर करना है। हाँ सर, बाद में कोई देगा नहीं खाना। मैसेज करना है। हाँ सर, टाइम भी अभी। ठीक है। लेट अस मीट एट 10 PM। यस।